हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। पिछली वीडियोस में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स देख लिए, उसका क्रिटिसिज्म भी देख लिया। तो अब जब हम बात कर रहे हैं बार बार कि कॉन्स्टिट्यूशन में इतने पार्ट्स हैं, इतने शेड्यूल्स हैं और कहाँ कहाँ से वो कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, तो हम इस वीडियो में पहले पार्ट्स को देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं। अब हमने देखा था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका लागू हुआ उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स थे। कितने पार्ट्स थे? 22 पार्ट्स थे। और आज हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट्स हो चुके हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट्स हैं। लेकिन अगर आप बेयर एक्ट उठा के देखेंगे या फिर आप जो कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट है उसको उठा के देखेंगे, तो अभी भी हमारा जो लास्ट पार्ट है, यानी एक दो से लेके अगर आप लास्ट तक जाएंगे तो होना तो ये चाहिए था कि 25 होता लास्ट में, बट वहां ऐसा है नहीं। अगर आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो जो लास्ट पार्ट है वो 22 ही है। ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन हमें बहुत कंफ्यूज करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो के दौरान देख लेंगे। एक और चीज, आपके पास हम बोलते हैं कि आपके आर्टिकल्स कितने? 395 आर्टिकल्स हैं। ये आर्टिकल्स कब थे? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, यानी 26 नवंबर 1949 को। ठीक, तो हमारे पास 395 आर्टिकल्स है। अगर मैं लास्ट नंबर की बात करूं आर्टिकल की, तो आज भी 395 है। लेकिन पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आज हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल्स 450 से ज्यादा हो गए। तो वो कैसे हो गया, वो भी हम इसको जानेंगे। ठीक, तो हम शुरू करते हैं हमारे पार्ट से। तो सबसे पहले पहले पार्ट से शुरू करते हैं। पहले पार्ट में क्या आता है? पहले पार्ट में आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। जो ये आपकी बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को अगर आप नॉर्मली पढ़ेंगे तो आपको इसको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। हम इस जो आपका आर्टिकल्स हैं, जो आपके पार्ट्स हैं, इसके हम कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे जिनसे हम इसको आराम से सीख पाए, और हम इसको एक होलिस्टिक वे में कवर करेंगे ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि हम आने वाले बुक में जो ये हर पार्ट के ऑलमोस्ट चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या आपको क्या क्या उससे एक्सपेक्ट करना चाहिए, वो भी हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन का ऑलमोस्ट ओवरव्यू मिल जाएगा। इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं पहले बता रहा था। पहले देखते हैं पहले पार्ट को, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अगर आप एक अगर आपको उत्सुकता है थोड़ी, आप एक क्यूरियस पर्सन है, तो आपको लगेगा कि ये क्या यूनियन और उसकी टेरिटरीज, एक ही तो बात है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी दो बातें सेम नहीं है। हर वर्ड का अपना एक मतलब है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो अब देख लेते हैं सबसे पहले यूनियन। यूनियन और टेरिटरी में क्या डिफरेंस है, और ये क्वेश्चन पहले यूपीएससी में आ चुका है, तो इसलिए और भी जरूरी होगा। ठीक, तो यूनियन और टेरिटरी में फर्क ये है कि यूनियन में आपकी सिर्फ स्टेट्स काउंट होती, यानी 28 स्टेट्स के यूनियन से हमारा इंडिया आज बना हुआ है। ठीक, पर टेरिटरी में क्या होता है? टेरिटरी में आपकी स्टेट्स तो होती हैं, पर हमारे पास कुछ यूटीज भी तो हैं। हमारे पास कुछ यूटीज भी तो हैं। और अगर हम गलती से या फिर युद्ध के दौरान या कैसे भी कोई ऐसी स्टेट्स हैं जिनको हम अक्वायर करते हैं बाहर से, ठीक, अगर हम कल को पाकिस्तान पे हमला करके कुछ एक्वायर कर लें उनकी जगह, तो वो अक्वायर स्टेट जो है वो भी टेरिटरी में काउंट होगा, वो यूनियन में काउंट नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारे लिए इतनी ही जानकारी काफी है, क्योंकि इसका पूरा चैप्टर है। हम उस चैप्टर को बड़े अच्छे से और बड़े होलिस्टिक वे में उसको पढ़ेंगे कि कैसे स्टेट्स की फॉर्मेशन होती है। ये हो गया आपका पार्ट 1। अब पार्ट 2 जो है आपका, पार्ट 2 बताता है सिटीजनशिप के बारे में। आप इंडिया के सिटीजन हैं और आपको उस सिटीजन रहने के लिए कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है, ये भी बताता है। अगर आप एक फॉरेनर हैं, आपको इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सिटीजनशिप टू गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, आपको इंडिया की सिटीजनशिप के लिए बहुत साल के लिए वेट करना पड़ता है। कभी कभी नेचुरलाइजेशन, यानी आप यहाँ पे बहुत साल के लिए रह रहे हैं तो आपको मिल जाती है, या फिर आपने अप्लाई किया हो। मतलब इस सिटीजनशिप वाला जो पार्ट है, इसमें इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स चैप्टर। अगर आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत इजी करके पढ़ेंगे। इसमें डेट्स का कंफ्यूजन रहता है। ठीक, तो इसमें सब कुछ दिया गया है कि कौन सी डेट से पहले और कौन सी डेट के बाद आप आए हैं तो आप इंडिया के सिटीजन हैं। ठीक, और इसी सिटीजनशिप के दौरान हमारा जो एक पहले बहुत हमारे जो हमारा दंगे वगैरह हो गए थे सीएए के चक्कर में, उस तरह की बातें वो भी सिटीजनशिप से ही रिलेट करती हैं। तो जो आपका पार्ट 2 है, इट इज अबाउट दी सिटीजनशिप, जिसमें 5 से लेके 11 तक के आर्टिकल्स आते हैं।
अब ये पावर, बाकी पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत लिमिटेड चीजें लिखी गई, और कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप वाले पार्ट में ही ये लिखा गया है कि जो आपकी पार्लियामेंट है, ठीक है, उसके पास ये कैपेबिलिटी है, उसके पास ये पावर है कि वो टाइम के हिसाब से आपका जो सिटीजनशिप के रूल्स हैं उनको चेंज कर पाए। ये पावर पार्लियामेंट के पास है। इसीलिए बोला जाता है माय फ्रेंड्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक, इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अब हम चलते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। और ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके सिवाय, इसके बगैर अगर ये पार्ट नहीं होता तो आपके पास आपकी फ्रीडम नहीं होती। अगर फ्रीडम होती भी है तो उसका कोई मतलब नहीं था। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 में आते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आते हैं। अब इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक बात जाननी जरूरी है कि दे आर नॉट सैंक्रोसैंक्ट। दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ये राइट है तो ये है ही, इनके ऊपर कोई एक्सेप्शन नहीं है या फिर इनके ऊपर कोई रूल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके हर पार्ट के लिए, इस पार्ट के हर आर्टिकल के लिए कुछ ना कुछ आपकी एक्सेप्शन है जो उसी आर्टिकल में दी हुई है। ठीक, अगर वो एक्सेप्शंस लागू होती हैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है दैट इज नॉट एप्लीकेबल, यानी वो राइट आपसे छीना जा सकता है। इस फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है इसमें बहुत सारे 12 से लेकर 35 तक के पार्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस क्या हैं, फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये सब कुछ हम फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में जानेंगे, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो पार्ट 4 है वो है डीपीएसपी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमने पहले भी बात की है इस बारे में कि जो आपका डीपीएसपी है, दे आर द डायरेक्टिव्स टू द स्टेट। ये स्टेट को बताते हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें जो हैं वो आपको अचीव करनी है। ये स्टेट के लिए डायरेक्टिव्स है। अब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स जो है उनमें थोड़ा सा फर्क है। एक, फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर जस्टिसिएबल, दे आर जस्टिसिएबल, और जो आपके डीपीएसपी हैं दे आर नॉट जस्टिसिएबल। माने आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों चीजें लिखी गई हैं। फंडामेंटल राइट आपका हक है, और वो हक इसीलिए आपका जो है वो जरूरी है, या फिर जो वो हक है वो आपका हक इसीलिए है क्योंकि यू कैन मूव टू द कोर्ट, अगर आपका वो हक छीना जा सकता है। डीपीएसपी जो है उनके लिए यू कैन नॉट मूव टू द कोर्ट। आप कोर्ट के पास जाके ये नहीं बोल सकते कि मुझे मेरे डीपीएसपी का जो है ये डीपीएसपी लागू नहीं हो रही है तो मुझे जस्टिस चाहिए इसके लिए, ऐसा नहीं होगा। डीपीएसपी आर नॉट जस्टिसेबल। सिर्फ इन 2 पॉइंट्स पे इतनी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं यूपीएससी में, और बहुत बच्चे इसको गलत करके आते हैं। तो डीपीएससी जो है वो जस्टिसेबल नहीं होती है। ये आती है हमारे पार्ट 4 में। अब पार्ट 4 के बाद आपका आना तो चाहिए था पार्ट 5, लेकिन एक अमेंडमेंट के थ्रू आपका फंडामेंटल ड्यूटीज चैप्टर है, जो पार्ट है वो डाला गया आपका पार्ट 4A में। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो चैप्टर डाला गया। ये डाला गया था आपका 42nd अमेंडमेंट थी, और इसकी रिकमेंडेशन पे डाला गया था। तो वो था आपके सवर्ण सिंह, जो एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उनको डाला गया। अब आपको जान के हैरानी होगी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो भी नॉन जस्टिसेबल है। मतलब सरकार ये नहीं बोल सकती कि आपने अपनी ये वाली ड्यूटी नहीं निभाई तो हम आपको जेल में डाल रहे हैं। मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो फंडामेंटल राइट्स की तरह नहीं है। सरकार कोर्ट के पास जाके ये नहीं बोल सकती कि ये बंदा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभा रहा है, इसको जेल में डाल दें, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो मतलब एकदम वो नहीं है करनी, लेकिन वो लिखी गई है क्योंकि वो मॉरल ऑब्लिगेशन है आपका स्टेट के लिए, अपने नेशन के लिए। तो ये आपका पार्ट 4 में आता है, सवर्ण संघ कमेटी के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बारे में भी हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आपका पार्ट 5 जो है, योर पार्ट 5 इज अबाउट द यूनियन गवर्नमेंट, यानी यूनियन गवर्नमेंट के बारे में सब कुछ लिखा गया है पार्ट 5 में। आर्टिकल्स आते हैं आपको 552 से लेके 151 तक। यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन आता है, किस तरह की उसकी पावर्स होंगी, और किस तरह क्या क्या उसके फंक्शंस होंगे, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब कुछ इसमें आता है यूनियन गवर्नमेंट में। इसमें आपका प्रेसिडेंट भी आएगा, जो आप देखते हैं कि 52 से लेके बहुत सारे आर्टिकल्स में प्रेसिडेंट का जिक्र है। फिर वाइस प्रेसिडेंट भी आएगा। ठीक, तो इस तरह की चीजें यूनियन गवर्नमेंट में आएगी। ये पार्ट आपको ऐसा पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अलग अलग हिस्सों में इस पार्ट को पढ़ लेते हैं पूरी तरह, यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी हिस्से हैं।
अब उसी तरह से पार्ट 6 में आपका स्टेट गवर्नमेंट आता है, जिसका 153 से लेके 167 तक आर्टिकल्स जो है इसमें आते हैं। अब इन चीजों को देख के आपको घबराना नहीं है, हम जो है इसके बारे में एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे और उस शॉर्ट ट्रिक से ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो अब हमारा 7th पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इट टॉक्स अबाउट द स्टेट्स इन पार्ट बी। वेल, ये जो आपका पार्ट था, ये आपका पार्ट रिपील हो गया था, मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नंबर 7 जो है वो नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब आप इन पार्ट्स को याद करेंगे तो पार्ट्स को याद करते बार अगर आपने सिर्फ रट्टा मारा तो आप भूल जाएंगे कि 7th में ऐसा कुछ हुआ था, 7th वाला जो आर्टिकल है या फिर जो पार्ट है इसमें क्या हुआ था। तो इसलिए समझना जरूरी है कि ये क्यों रिपील किया गया। अगर आपको इसकी बैक स्टोरी पता होगी तो आपको ये याद रहेगा और आपको रटना नहीं पड़ेगा। और वैसे भी इंटरेस्टिंग है, इसको जानना चाहिए। तो क्या था कि स्टेट्स इन पार्ट बी, एक जो भी स्टेट्स थी पार्ट बी में, ठीक है, उसको रखा गया था आपका पार्ट जो है आपका 7 उसमें रखा गया था। अब 1956 तक आपको जान के हैरानी होगी कि 1956 तक हम जो थे, हमारा जो देश था वो 4 तरह के पार्ट डिवाइडेड था, 1 2 3 4। एक था पार्ट ए, पार्ट बी, सी एंड डी। आपका जो पार्ट ए था उसमें जो गवर्नर वाली जो स्टेट्स थी वो आती थी, है ना। जो आपका पार्ट बी था उसमें प्रिंसली स्टेट्स आती थी, ठीक। और इसमें जो उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे चीफ कमिश्नर वाली जो प्रोविंसेस थी, वो जब बाद में जाके, अभी तक आपका स्टेट्स का डिवीजन नहीं हुआ था, 1956 में जाके आपका स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है और लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट्स हैं वो डिवाइड होना शुरू होती हैं। तो तब तक पार्ट ए में कुछ स्टेट्स थी, पार्ट बी में कुछ थी, पार्ट सी में कुछ थी, और डी में सिर्फ एक ही जो आपका था, जो आज आपकी यूनियन टेरिटरी है, अंडमान और निकोबार आइलैंड जो था वो पार्ट डी में डाला गया था। उसको एडमिनिस्टर करने के लिए 4 पार्ट्स में उसको एडमिनिस्टर करते थे। 1956 तक यहाँ पे गवर्नर होता था, पार्ट ए के जो हेड्स हैं उनका जो हेड था वो गवर्नर होता था। पार्ट बी का जो हेड होता था, यानी प्रिंसली स्टेट्स था, उसको बोलते थे राज प्रमुख, उसको बोलते थे राज प्रमुख। तो इतनी डाइवर्सिटी टाइप सिचुएशन थी हमारे 1956 तक। बट 1956 तक आते आते क्या होता है कि एक अमेंडमेंट की जाती है, 7th अमेंडमेंट। उस टाइम पे 19 आपका 47 से लेके और जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 1950, इन 6-8 सालों में बहुत जो है एक मांग उठी कि हमारे हमें जो है हमारी स्टेट दी जाए लिंग्विस्टिक बेसिस पे। जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे उन्होंने एक अलग स्टेट बनाई जिसको बोला गया आंध्रा स्टेट। अब ध्यान रखिए, अभी तक आंध्र प्रदेश नहीं बना है, आई एम टॉकिंग अबाउट दी आंध्रा स्टेट। वो अलग एक एंटिटी बन गई तेलुगु बोलने वाले लोगों की। मद्रास में से उसको निकाल के अलग कर दिया सरकार ने, और पहली लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट बनी थी वो बनी थी आंध्रा स्टेट। ये थी हमारी पहली स्टेट। अब उसके बाद ये मांग और भी तेज हो गई। हर जो स्टेट थी वो मांग करने लगी कि पंजाब वाले चाहते थे कि पंजाबी बोलने वाले ही पंजाब में रहें, हाँ, और जो पहाड़ी वाले क्षेत्र थे उनको बोल रहे थे कि एक अलग उसको बना दो, आप स्टेट बना दो, यूटी बना दो, हमें एक अलग एंटिटी दो जहां पे हम रूल करेंगे, हम जैसे बोलने वाले लोग, महाराष्ट्रियंस, बॉम्बे वाले जो थे, केरला वाले जो थे, हर कोई एक स्टेट की मांग करने लगा जहां पे एक ही जैसा बोलने वाले लोग जो है वो पाए जाएं। अब इसके ऊपर बहुत सारी कमिटीज भी बैठी जिनको हम अगली वीडियोस में देखेंगे, स्टेट्स की जो वीडियो आएगी उसमें। मेन बात समझने वाली ये है कि 1956 में 7th अमेंडमेंट के दौरान स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में द डिफरेंस बिटवीन पार्ट ए एंड पार्ट बी, इट वाज डन अवे। अब पार्ट ए और पार्ट बी में कोई डिफरेंस था नहीं, तो इसीलिए जो आपका पार्ट 7 था उसको रिपील किया गया। ये था रीजन आपके पार्ट 7 को रिपील करने का, ठीक। अब चलते हैं आपके पार्ट 8 की तरफ। आपका पार्ट 8 जो है वो बात करता है यूनियन टेरिटरीज के बारे में, बात करता है यूनियन टेरिटरीज के बारे में। आज हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज है। हाँ, हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज है। जो आपका दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव है, दे आर बोथ कंबाइंड, ठीक। और बाकी जो है अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे जम्मू कश्मीर की टेरिटरी है, यहाँ पे लद्दाख है। इवन आपका जो नॉर्दर्न पार्ट है, आपके सिर्फ नॉर्दर्न नॉर्दर्न पार्ट में 4 यूनियन टेरिटरीज हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली आ गया, आपका चंडीगढ़ आ गया, या हल्का सा बिल्कुल गुजरात के नीचे जो है वो आपका दादरा एंड नगर एंड दमन एंड दीव। ये सारा जो है इसको कंबाइन कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और अब सिर्फ 8 यूनियन टेरिटरीज बची हैं। अब यहाँ पे ये आ जाते हैं, और नीचे अगर आप देखेंगे तो इस तरफ लक्षद्वीप है, यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार है, और यहाँ आपका पुडुचेरी है। अब पुडुचेरी या पौंडीचेरी के बारे में एक चीज जो है वो हम समझते हैं यहाँ पे।
पुडुचेरी जो है, अगर आप देखेंगे, ये आपका पेनिनसुलर इंडिया है, ये आपका पेनिनसुलर इंडिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 तरह की जो आपके स्टेट्स यहाँ पे देखेंगे, ठीक, बिल्कुल मैं इसको ठीक रफ्तार में बना रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि ये जो है, ये स्टेट है आपकी आंध्र प्रदेश, ठीक, ये कौन सी स्टेट है आपकी, ये आपकी है तमिलनाडु, और ये है आपकी केरला। अगर आप देखेंगे तो जो आपका पौंडीचेरी, जो आपकी यूटी है, वो आप देखेंगे कि थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे भी है, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे भी, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे भी। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक। तो यहाँ पे यणम है, यहाँ पे कराईकल है, और यहाँ पे माहे है। ये 3 उसमें डिवाइडेड है, और जो मेन आपका पौंडीचेरी जो इसकी कैपिटल है वो यहाँ पे है, ठीक। थोड़ा सा पार्ट बिल्कुल समुद्र के साथ लगता हुआ यहाँ पे आपकी पौंडीचेरी मिलती है आपको। तो पौंडीचेरी जो है 3 जगह पे डिवाइडेड है। ये भी हमने एक एक्स्ट्रा है वो हमने यहाँ पे सीख ली। और यूनियन टेरिटरीज हमारी आज के टाइम पे, अब इनके बारे में जितना भी, इनको किस तरह से एडमिनिस्टर करेंगे, कौन इनको एडमिनिस्टर करेगा, प्रेसिडेंट का क्या रोल होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा या नहीं होगा, वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा यूनियन टेरिटरी वाले पार्ट में, ठीक। अब हम अपने 9th पार्ट पे चलते हैं। इस पार्ट का जो आपने क्रिटिसिज्म पिछली वीडियो में देखा था, तो अनगार्नियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने क्रिटिसिज्म देखा था, उसका एक पॉइंट ये भी था कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पंचायत के ऊपर, और जो 3rd टियर गवर्नमेंट है यानी यूनियन स्टेट्स और लोअर लेवल पे पंचायत वगैरह, उसका एक्चुअल जो है रिटर्न में वो हमने अमेंडमेंट्स के थ्रू लाया था। तो हमारी पंचायत बनी थी वो हमारी बनी थी 73rd हमारी अमेंडमेंट हुई थी, और 1992-93 के दौरान जो है वो पंचायत बनना शुरू हुई। अब पंचायत जो है पीआरआई यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यूपीएससी का इतना फेवरेट टॉपिक है और इवन एचएस में बहुत बार आता है। तो पंचायत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, वो हमने पिछले वीडियो में देखा था, एक बार उसको फिर से देख लेते हैं। आप देखिए यूनियन के पास जो पावर्स हैं, अगर यूनियन सबके लिए लॉ बनाएगा, तो अगर एक लॉ अगर दिल्ली में एप्लीकेबल है और वही लॉ आप हिमाचल के किसी ट्राइबल एरिया में एप्लीकेबल कर देंगे, तो आप सोच सकते हैं कि वो लॉ जो है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए लोकल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जब लॉ बनाए जाते हैं, जिस तरह से लोकल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए काम होता है, तो वो काम जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो उसके लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कोरोना के टाइम पे लोअर लेवल पे कितना ज्यादा काम हो रहा था। जो आपकी गांव की पंचायत थी, उनके पास ही तो सारा डाटा जो था वो टेबुलेट हो रहा था सबका, किसको वैक्सीन लगी है किसको नहीं लगी है। अब वही काम अगर स्टेट करती तो शायद वो उतना इफेक्टिव ना होता। अगर पंचायत जो है, पंचायत उन्हीं लोगों में से तो चुन के बनाई जाती है, ग्राम सभा में से बनाई जाती है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। इसलिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये चीज हमने रियलाइज कर ली आपकी 73rd अमेंडमेंट को हमने की, और पंचायत को मिला आपका पार्ट 9। हम देखेंगे कि जो पंचायत है वो शेड्यूल्स में भी मिलती है आपको। आपके इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल हैं, उनमें भी आपको 11th और 12th शेड्यूल में पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का जिक्र मिलता है। उसमें कुछ सब्जेक्ट्स यानी कुछ पावर्स भी इनके पास दी गई हैं, जिनके ऊपर ये अपना रूल बना सकते हैं। हालांकि वो पावर्स बहुत कम है। पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं कि इनके पास एक तो फंड्स नहीं है, इनको फंड मिलते नहीं है, प्लस टैक्सिंग पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में तो दी गई है, लेकिन एक्चुअली में इनको टैक्स करती बार दिक्कत भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि टैक्स इनको करेंगे, टैक्स ये उन्हीं लोगों को करेंगे जिन लोगों से ये इलेक्ट होके आए। अब वो सारे अपने लोग हैं, इसलिए वो टैक्स भी नहीं कर पाते उनको ढंग से। इनके पास फंड्स नहीं है। जब तक आपके पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, आप एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकते। तो ये कुछ कमियां भी हैं जो हम आपके पंचायत का जो चैप्टर है उसमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे ये चीजें इसलिए ताकि एक ओवरव्यू मिल जाए और एक होलिस्टिक पैकेज टाइप जो है ये चैप्टर के लिए रहे। क्योंकि अगर आपने इतनी बात समझ ली, तो जब आप अगले चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि हमने ये चीज यहाँ पे पढ़नी है और इसको इस तरह से हमने देखा। तो यहाँ पंचायत की बात आती है। अब ये आ गया आपका, ये हमने बात कर ली आपकी पार्ट 9। अब एक और अमेंडमेंट की जाती है 74th अमेंडमेंट, और उसमें आपका जो पार्ट है पार्ट 9A लिखा जाता है, जिसमें म्युनिसिपैलिटीज की बात है। सेम पंचायत की तरह म्युनिसिपैलिटीज भी जरूरी है इतिहास में। उसके बाद एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कि अब आपका एक फंडामेंटल राइट भी है, कि आपका एक फंडामेंटल राइट भी है। यू हैव द राइट टू फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इट इज योर फंडामेंटल राइट, यू कैन फॉर्म देम। तो ये अब आपका पार्ट जो है 9B में भी लिखा जाता है। पार्टिकल 9B इज अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब जो आपका पार्ट 10 है, इट इज अबाउट द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। हम देखते हैं कि आपका जो 5th एंड 6th शेड्यूल है, सिर्फ अभी इसको सुनिए हम शेड्यूल
थरोली पढ़ेंगे, होलिस्टिकली पढ़ेंगे। तो आपका जो 5th और 6th शेड्यूल है वो आपका कोरिलेट करता है आपके पार्ट 10 से, जिसमें शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज की बात होती है। अब जो आपके शेड्यूल एरियाज हैं जहां पे शेड्यूल कास्ट ज्यादा है, और वो एरियाज जहां पे आपके ट्राइबल पीपल ज्यादा है, उन जगहों को एक अलग ढंग से एडमिनिस्टर करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके जो ट्राइबल एरियाज में जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनकी नीड्स अलग हैं एक अर्बन एरिया के अर्बन लोगों से। ट्राइबल पीपल जो होते हैं वो अपने कल्चर में बहुत विश्वास रखते हैं, ठीक, उनको उतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं चाहिए कि उनका कल्चर ही खराब हो जाए। तो हर किसी की नीड को अलग हिसाब से रिलेट करने के लिए, अलग हिसाब से उसको एडमिनिस्टर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जहां पे हर किसी के लिए एक अलग तरह से पार्ट है। वहां पे उसको किस तरह से एडमिनिस्टर करना है, कौन करेगा, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स हैं और गवर्नर के पास क्या पावर्स हैं, इन ट्राइबल एरियाज को लेके कौन से ट्राइबल एरियाज में कौन कानून बना सकता है, ये सब भी हमें 5th शेड्यूल और आपका 10th पार्ट जो है उसमें देखने को मिलता है। अब अगर बात करें आपके पार्ट 11 की, तो आपका पार्ट 11 जो है इट टॉक्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। अब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। हमने देखा था कि जो हमारा सिस्टम है, हमारा जो इंडिया का जो सिस्टम है उसमें फेडरल सिस्टम चलता है। उसमें हम एक फेडरल नेचर ऑफ गवर्नमेंट हमारी होती है। फेडरल माने जहां पे पावर जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक ही जगह पे नहीं है। अब आप उसको स्टेट भी बोल सकते हैं, आप उसको कुछ और भी बोल सकते हैं, पर एक सेंटर होगा और स्टेट्स भी होंगी। तो फेडरल का मेन मीनिंग है। अब हमने देखा कि सेंटर जो है, सेंटर से स्टेट, जो सेंटर है उससे स्टेट्स में पावर जा रही है। पर क्या आपने बोल दिया और चलेगी कि ऐसा है? नहीं। तो अब यहां पे क्या हुआ कि आपने बोल दिया ऐसा तो है नहीं, चली जाएगी, तो हमने एक पार्ट बना दिया अलग से जिसमें रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स देखा जाएगा। अब इस पार्ट में आपको यूनियन जो है और आपका स्टेट्स जो है वो कौन कौन सी पावर्स शेयर करेंगे, यूनियन का क्या रोल है स्टेट में, ठीक, और स्टेट जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है यूनियन के लिए। अब ये सब जो है हम, जो आपका रिलेशन है, इसमें हम ये सब चीजें देखेंगे। हमें इसमें यह भी पता चलता है कि जो आर्टिकल 356 है, हालांकि जो आपका पार्ट 11 है उसमें ये आर्टिकल नहीं है, बट आर्टिकल 356 के अंडर जो है स्टेट्स जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल, कि अगर सेंटर ने कोई उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। ये आर्टिकल 356 के अंडर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है देन जो प्रेसिडेंट है ही हैज द पावर टू अप्लाई द प्रेसिडेंट रूल देयर। वहां पे प्रेसिडेंट रूल जो है वो लग जाएगा और सारी की सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाएगी। अच्छा, इसी पार्ट में हमें ये भी पता चलता है कि कब कब आपका वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब जो सेंटर है वो स्टेट वाली जो लिस्ट है उसमें लॉ बना सकता है। आपके पास, आपको पता है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट पे सेंटर लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट लॉ बनाती है, कंकरेंट लिस्ट पे दोनों लॉ बनाते हैं। अगर दोनों ने लॉ बना दिए तो किसका चलेगा? यूनियन का चलेगा। और एक आपकी रेजिडुअरी पावर्स होती है। हमने पहले देखा था एक्ट्स में, जो आपके 1919 और 1935 के एक्ट्स थे, जो रेजिडुअरी पावर होती थी वो वाइसरॉय के पास होती थी, ठीक। पर जो आपका अब का सिस्टम है तो आपकी रेजिडुअरी पावर जो है वो यूनियन के पास होती है। तो यूनियन, स्टेट एंड सेंटर। अब कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें जो स्टेट लिस्ट है अगर यूनियन चाहे तो उन स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे भी लेजिस्लेट कर सकता है। आई होप अब तक आप इस भाषा को समझना शुरू कर गए होंगे। मतलब वो उस पर लॉ बना सकता है। आपकी जो स्टेट लिस्ट है अगर उस पर यूनियन लॉ बनाएगा तो किस तरह से बनाएगा, तो इसमें हमें यह भी बताया गया है कि राज्यसभा को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, या इमरजेंसी लगी हो, या फिर कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट हो। अगर इस तरह के केसेस हैं तो यूनियन जो है वो स्टेट की लिस्ट पे लॉ बना सकता है। इमरजेंसी के केस में तो सारी पावर आपकी नेशनल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। अगर किसी इंटरनेशनल अग्रीमेंट को हमने एक रूप देना है, उसको अप्लाई करना है, देन द यूनियन हैज द पावर कि वो स्टेट लिस्ट पे लॉ बना के उसको लॉ, जो आपका अग्रीमेंट है उसको अप्लाई कर सकती है, जो कि बहुत कोई इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है, ठीक। तो ये सब पावर जो है यूनियन और स्टेट के बीच में है। तो ये सब हम कौन से आर्टिकल में, कौन से पार्ट में पढ़ते हैं? पार्ट 11 में हम ये सब चीजें पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा पार्ट 12। हमारा पार्ट 12 जो है उसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, बोरोइंग एंड सूट के बारे में बात की जाती है। अब इसमें फाइनेंस की बात होगी,
कमीशन इसकी आपकी प्रॉपर्टी की बात होगी और बोरोइंग की बात होगी। अब इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी हमने देखा था, राइट टू प्रॉपर्टी हमने देखा था, जो कि अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था उस टाइम पे आपके 7 फंडामेंटल राइट थे, अब आपके 6 ही फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, नॉनदलेस राइट टू प्रॉपर्टी जो है इट इज अ लीगल राइट, इट इज अ लीगल राइट। और ये कौन से पार्ट में अब पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पार्ट 12 में, और दिस इज व्हाट आई कॉल अ प्रॉपर यूपीएससी क्वेश्चन। हर बार यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कौन से अमेंडमेंट से डिलीट किया गया, या फिर राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो राइट्स का पार्ट है या नहीं। अगर घुमा के पूछा गया तो ये पूछा जाएगा कि अब राइट टू प्रॉपर्टी कौन से पार्ट में पाया जाता है, तो वो आपका आ जाता है पार्ट 12। तो ये चीजें इन पार्ट्स में इंपॉर्टेंट थी। अब अगले पार्ट्स को हम पढ़ेंगे।